दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश शर्मा आज फिर एक बार आपके सामने बात देश हित की। इसमें हम बात करेंगे असम में जो 12 मौतें हुई हैं उनको लेकर। जैसा कि अब तो समाचार पत्रों में सुर्खियां बन चुकी है कि असम में एक ही रात में 12 लोगों की जीएमसीएच अस्पताल में कोविड से मौत हुई। ये मौतें एक ऐसे समय में हुई है जबकि राज्य में कोविड का जो आंकड़ा है वो तेज़ी से कम होते जा रहा था, विशेषकर गुवाहाटी में, जहाँ पर कि लॉकडाउन को जो है रिलैक्सेशन किया गया है। जो कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू जिसका नाम है, उसे रिलैक्सेशन करके 4 बजे तक जो है दुकानें खोलने की इजाज़त दी है। ऐसे समय में एक रात में अस्पताल में 12 लोगों की कोविड से मौत होने पर सारा प्रशासनिक हल्का जो है वो हिल गया है। खुद स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने सारी बातों की जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद में उन्होंने जो है अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिए। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकतर मरने वालों की जो मौतें हैं वह ऑक्सीजन की कमी से हुई है। अब इसमें कुछ लोग तो सीरियस थे जो कि देरी से पहुँचे अस्पताल, उनकी मौतें हुई हैं ऐसा कहा जा रहा है, और कुछ लोग जो है अस्पताल में दाखिल थे, उन लोगों की मौतें हुई है। किंतु ये 12 मौतें बहुत ही दुखद है और इस प्रकार की परिस्थितियाँ अगर किसी मानवीय भूल के कारण हुई है तो इसकी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री जो है इसका संज्ञान उन्होंने लिया होगा। आज भी इस बारे में एक उन्होंने अस्पताल के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में मीटिंग की, और जब स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचे थे उस रात, घटना की रात को, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर कोई भी वरिष्ठ चिकित्सक या अधिकारी अस्पताल में मौजूद नहीं थे। तो इससे स्वास्थ्य मंत्री काफ़ी नाराज हुए। स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने आज जो सभा की है, जो मीटिंग की है जीएमसीएच के अधिकारियों के साथ, उन्हें एकदम निर्देश दिया है कि 24 घंटे कोई ना कोई एक्सपर्ट और बड़े अधिकारी जो है वो जीएमसीएच अस्पताल में उपस्थित रहेंगे और लोगों की खबर लेंगे। और अगर इससे बात कहीं भी बिगड़ती है या कहीं ऐसा माहौल बनता है कि अन्य कोई मदद की जरूरत है तो स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो है वो संपर्क किया जा सकेगा। ये एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। लेकिन अगर ये सारी बातें सांप मरने के बाद लकीर पीटने वाली स्थिति नहीं होती और पहले अगर इस मामले में थोड़ा कड़ा उपाय अगर किया गया होता तो शायद इनमें से कुछ लोगों की जान बच सकती थी। फिलहाल राज्य में कोविड की स्थिति कमोबेश नियंत्रण में है, लॉकडाउन खोले जा रहे हैं। लोगों को भी चाहिए कि वो कोविड प्रोटोकॉल मानकर चले, मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि लोगों से दूरी बनाए रखें। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तभी जाएं जब आवश्यक हो। तो ये सारी बातें जो है हमें माननी पड़ेगी। हम किसी भी परिस्थिति में अपना जो गार्ड है उसे हम कम नहीं कर सकते, हमारी जो सतर्कता उसे कम नहीं कर सकते। हमें जागरूक रहना पड़ेगा और टीकाकरण का अभियान जारी है, उसमें सरकार को सहयोग करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, ताकि यह जो महामारी है जिसने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, जिसने भारत को परेशान करके रखा है, उस महामारी से हम सब मिलकर जो है इस पर विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि इस पर जीतना मानवता की जो है सबसे पहली शर्त है, क्योंकि इससे जीत कर ही हम अपनी इकोनॉमी को वापस पटरी पर ला सकेंगे। जान है तो जहान है, और जान बचेगी तभी सारा जहान रह पाएगा। तो हम सबको सतर्कता बरतनी है और असम सरकार को भी अपने स्वास्थ्य विभाग को और चुस्त दुरुस्त करना है, ताकि जिस प्रकार से ये 12 मौतें जीएमसीएच में हुई है, किसी भी प्रकार की लापरवाही में कम से कम इस प्रकार की मौतें न हो, जो कि दुखद होती है और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाती है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे राजस्थान में भाजपा की। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हालांकि अब भी कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी के कद तक नहीं पहुंच पाया है, किंतु अभी भी भाजपा में आडवाणी और वाजपेयी युग के कुछ ऐसे छत्रप हैं जिन छत्रपों को साइडलाइन करने की कोशिश किए जाने के बावजूद उनका अपना रुतबा अपने अपने इलाकों में इतना ज़्यादा है कि उनको साइडलाइन करना आज भी मोदी और शाह के गुट के लिए टेढ़ी कील साबित हो रहा है। अगर हम बात करें राजस्थान भाजपा की, तो आज भी वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री
और भारतीय जनता पार्टी की सबसे कद्दावर नेता वसुंधरा राजे के गुट के लोग बहुत सक्रिय हैं। आज भी उनकी ताकत जो है अन्य नेताओं के मुकाबले में काफी है। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा के नजदीकी माने जाने वाले एक रोहिताश शर्मा नामक विधायक को पार्टी संगठन की ओर से शोकॉज नोटिस जो है जारी किया गया है। सुनने में आया है कि उन्हें शोकॉज नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने कहा कि आज भी जो है पार्टी की जो कमान है या पार्टी का जो नेतृत्व है वह पार्टी ऑफिस में बैठकर ही पार्टी के संगठन को चला रहा है। पार्टी के जो नेता है वह जमीन पर उतरकर खासकर कोविड के समय में लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। उनके इस कहने के बाद में उन्हें पार्टी जो प्रदेश नेतृत्व है उनकी तरफ से एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के जारी करने के बाद वहां की बीजेपी में एक बार फिर जो दो फाड़ है वह खुले रूप से नजर आने लग गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाजपा ने राजस्थान में अपना एक कोविड का जो सेवा कार्यक्रम चलाया उसका नाम दिया था सेवा ही संगठन और वहीं पर वसुंधरा राजे ने वसुंधरा जन रसोई के नाम से अपना एक कार्यक्रम चलाया लोगों के बीच में और उस कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को दवाइयाँ खाना आदि फ्री दिया और वसुंधरा के साथ जुड़े हुए जो पार्टी का एक जो बड़े तबके के लोग हैं वह सारे लोगों ने इस वसुंधरा जन रसोई को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में लोगों की मदद की। तो निसंदेह जो ये वसुंधरा राजे की जो ये कवायद थी सारी ये अपने आप को या अपने अस्तित्व को अलग से पार्टी में दिखाने की कवायद थी और पार्टी आला कमान के पास में यह मैसेज एक भेजने की भी कवायद थी कि आज भी उनका जो क्लाउड है उनका जो रुतबा है वह राजस्थान में सबसे बड़ा है। वहीं पार्टी की ओर से हालांकि राजस्थान प्रदेश जो नेतृत्व है उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी ने जगह जगह अपने कार्यक्रम चलाए। 600 से अधिक कार्यकर्ता पार्टी के जो है कोविड के दौरान शहीद हुए कोविड में लोगों की सेवा करते हुए। तो इस प्रकार ये दोनों तरफ से खींचतान बनी हुई है और इस खींचतान के बीच में जब ये कारण बताओ नोटिस रोहिताश शर्मा को जारी किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें यह नोटिस दिया है। पार्टी में एक आंतरिक जो गणतंत्र है उसका अभाव हुआ है और पार्टी में आंतरिक गणतंत्र रहना चाहिए और उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बहुत से लोग हैं जिन्हें केंद्र जो है यहाँ पर नेता बनाने की कोशिश कर रहा है किंतु लोग यह नहीं समझते कि किसी को अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी बनाने से वह नेता नहीं बनता। नेता जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे हैं जिनको जो है लोग मानते हैं और वसुंधरा राजे जो अपने आप में नेता है उसके लिए उन्होंने कहा कि पिछले बार उन्होंने 163 सीटों पर विजय हासिल करके भाजपा को जो है सत्ता में पहुंचाया जो कि भैरव सिंह शेखावत जी भी अपने कार्यकाल के दौरान में नहीं कर सके। तो इसी से उनके क्लाउड का पता चल जाता है। इस बार भी जो भाजपा के लिए कहा जा रहा था कि भाजपा पूरी सफा हो जाएगी राजस्थान में, ऐसी परिस्थिति के बीच में भी उन्होंने 70 से अधिक सीटें जितवाकर अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गजेंद्र सिंह शेखावत हो या सतीश पुनिया हो, भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है जो नेतृत्व है अमित शाह जेपी नड्डा आदि का वह वहां पर एक अल्टरनेटिव नेतृत्व की खोज में है किंतु फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि उसे इसमें सफलता मिली है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता के रूप में वसुंधरा राजे ही जो है राजस्थान में अभी तक काबिज है और ऐसा भी सुनने में आया कि हाल ही में वसुंधरा ने एक पार्टी जो है वह दी थी। पिछली बार जब लॉकडाउन खुला था तो उन्होंने एक पार्टी दी थी और उस पार्टी में करीबन 35 एमएलए के अलावा पार्टी के बहुत से नेता, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी बहुत से विधायक मंत्री और नेता उस जो है मीटिंग में पहुंचे थे, तो उस पार्टी में पहुंचे थे, माफ कीजिएगा। तो ये अपने आप में बताता है कि अभी तक बहुत से ऐसे छत्रप हैं जिन्हें जो है साइडलाइन करके वहाँ एक अल्टरनेटिव नेतृत्व जो है उसे बिठाने की या उसे बनाने की जो कवायद है वह सफल नहीं हो पा रही है। इसी दिशा में हम देखें तो योगी को भी जो है वह साइड करने की चेष्टा हुई किंतु योगी भी अपने जगह पर डटे रहे। अंत में भारतीय जनता पार्टी आला कमान को ही उनके साथ कहीं न कहीं समझौता करना पड़ा। येदियुरप्पा की बात हम सब जानते ही है कि येदियुरप्पा जो है वो
पार्टी आला कमान की इच्छा के विपरीत वहां पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस प्रकार भाजपा में यह देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो नरेंद्र मोदी को लेकर किसी को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है या कोई प्रश्न नहीं करता है, किंतु जब स्थानीय स्तर पर नेतृत्व की बात आती है तो वहां या तो ये नेतृत्व काफी कमजोर दिखाई देता है जो मोदी के सहारे पार होना चाहता है, या कहीं अगर पुराने छत्रप है जैसे वसुंधरा राजे है या शिवराज सिंह चौहान है या येदुरप्पा है तो या असम में हिमंत बिस्वा शर्मा है, तो ऐसे जो लोग हैं ये अपने आप में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का पर्याय बन चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है क्षेत्रीय स्तर पर किसी भी नेता को इतना बड़ा नहीं बनने देना चाहती कि आने वाले दिनों में पार्टी उसी पर निर्भर हो जाए, और संघ भी ऐसा नहीं चाहता। इसलिए किसी भी नेता का जब क्लाउड बढ़ता है तो उसके पर कतरने की चेष्टा होती है, किंतु फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा का आला नेतृत्व इसमें सफल होता दिख रहा है। तो यह कुछ बातें जो है आज हमने की, और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में हम असम में भी देखेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस में एक नया अध्यक्ष जो है वो आने की कवायद चल रही है। मूल रूप से यहाँ भूपेन बोरा जो राज्यसभा सांसद है और दूसरे हमारे प्रद्युत बरदले जो नौगांव से सांसद, उनके बीच में मुकाबला है, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद भूपेन बोरा को इसकी जो है वो कमान मिल सकती है प्रदेश कांग्रेस की। किंतु यह देखने की बात होगी कि जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस अभी जो है खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है, या उसकी जैसे ही सत्ता से बाहर कांग्रेस होती है तो उसकी शक्ति जिस प्रकार से कम जाती है, या सांगठनिक स्तर पर वो जिस मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका उसे निभानी पड़ती है, वह हमेशा उसमें कमजोर नजर आता है, और असम में भी वह कमजोर नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में बीपीएफ जो उसके महागठबंधन में शामिल था, हगरामा महिलारी के नेतृत्व में, अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे देने के बहाने मुख्यमंत्री से मिला, वहां उन्हें 25 लाख रुपए उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में कोविड से लड़ाई के लिए दिए। किंतु साथ ही ऐसी भी खबर है कि आधे घंटे तक उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की। इस बातचीत में क्या हुआ यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं उससे ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और जैसे दुर्गादास बोड़ो बीपीएफ की जो नेता है, फिलहाल पहले कांग्रेस में थे और अब बीपीएफ में चले गए, बीपीएफ के विधायक हैं, उनकी तरफ से या रिहन देमारी की तरफ से या बीपीएफ के अन्य नेताओं की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से भाजपा और बीपीएफ में कोई ना कोई अंदरूनी समझौता होने जा रहा है। तो यह समझौता न सिर्फ बोडोलैंड की राजनीति को प्रभावित करेगा बल्कि असम की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। बोडोलैंड में भाजपा पहले ही यूपीपीएल प्रमोद बोडो के जो है साथ गठबंधन में है, उनके जो मंत्री भी शामिल है इसमें। लेकिन अब देखने की बात यह होगी कि अगर बीपीएफ भाजपा के साथ ज्वाइन करता है तो ऐसी स्थिति में क्या फार्मूला वर्कआउट करेंगे हिमंत बिस्वा शर्मा, यह देखने और सोचने की बात होगी। किंतु इस सब के बीच में अभी कुछ उपचुनाव होने वाले हैं। विधायक रूपज्योति कुर्मी ने भी इस्तीफा दिया है, मरियानी में भी चुनाव होने वाले हैं। मरियानी के लोगों में ऐसा सुना जा रहा है कि एक रिसेंटमेंट है रूपज्योति कुर्मी के खिलाफ, उन्होंने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया है उसको लेकर एक रिसेंटमेंट है, और इस रिसेंटमेंट को कांग्रेस कितना अपने पक्ष में या विपक्ष कितना अपने पक्ष में भुना पाता है और भाजपा को वहां मात दे पाता है या रूपज्योति कुर्मी को मात दे पाता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि मरियानी में होने वाला चुनाव मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और विपक्ष दोनों के नाक का सवाल है। अब विपक्ष अगर मिलकर एकजुटता के साथ वहां पर चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से भाजपा की राह आसान नहीं होगी। तो आज के इस एपिसोड में जो है आपसे इतनी ही बातें हैं। कृपया वीडियो को बेल आइकॉन दबाकर लिंक को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी विभिन्न मुद्दों पर। धन्यवाद, नमस्कार।